इंसान परफेक्शनिज्म के ट्रैप में है ना, तो हम कई दफ़ा अपने आप को बहुत ही परफेक्ट देखना चाहते हैं। बहुत सारे तख्लीक़कार, म्यूज़िक डायरेक्टर्स, राइटर्स, मुसन्निफ़ीन, ड्रामा राइटर्स, नावल निगार, साइंटिस्ट दुनिया से बग़ैर कुछ कहे रुखसत हो चुके हैं, बग़ैर कुछ किए रुखसत हो चुके हैं। आपने अक्सर देखा होगा लोग जब भी ये वॉइस नोट्स वगैरह करते हैं व्हाट्सएप पे तो अपनी आवाज़ नहीं सुनते। जी, वो बाद में कहते हैं नहीं 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 मैं नहीं सुनूंगा, ये कानों पे हाथ रख लेते हैं क्योंकि उनको सुनने में ज़रा बुरा लगता है। पुराने ज़माने में जाएं तो जाएं कहाँ का तस्वुर बहुत ही ज़्यादा था, है ना? लेकिन आज तो यानी कदम कदम पर रहनुमाई मौजूद है। आप कोई पूछे कि जाएं तो जाए कहाँ, तो आप कह दीजिए चैट जीपीटी पर और गूगल पर। जी सबसे पहले तो वहाँ मशवरा कर लीजिए, हाँ। और वहाँ जब आप जाएंगे तो आपको कोई ना कोई ऐसी साइंटिफिक रिसर्च बेस्ड कोई चीज़ मिलेगी जिससे कि आपको एक अच्छा मशवरा फलाह की बात ही मिलेगी। क्योंकि ज़्यादा इम्कान यही है कि वहाँ से कोई गलत मशवरा, नुकसानदेह बात कम से कम प्रोवोकिंग नहीं होगी। साइंटिफिक जो प्रिंसिपल्स हैं ना मोहसिन साहब, जी उनको मानना भी एक बहुत बड़ा काम है मेरा ख्याल है। जी। यानी वहाँ पे मसाइल ख़त्म हो जाते हैं, होते ही नहीं जो लोग ब्लाइंडली साइंटिफिक प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं। बच्चों के अंदर ये जो मोबाइल का या स्क्रीन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है, इसको कम करने के लिए जो पहला कदम है जी, वो है ख़ुद वालिदैन का अपने स्क्रीन टाइम पर लिमिट लगाना। बच्चे हों या बड़े, उन्हें नफ्सियात के बारे में ज़रूर इल्म होना चाहिए और अपने मसाइल को समझना चाहिए। जी यानी मुझे तो लगता है मोहसिन साहब ये हम तो फिर भी बहुत पीछे हैं इस मामले में। जी दुनिया में अगर आप देखें तो बहुत छोटी सी एज में ही जी। जो साइकोलॉजिकल हेल्थ है उसकी अवेयरनेस दी जानी शुरू हो जाती है जी और बड़ा कंफर्टेबली लोग बात करते हैं कि मैं स्ट्रेस्ड अप हूँ या ये एंग्जाइटी है या ये एग्जामिनेशन एंग्जाइटी है जी। या रिलेशनशिप इश्यूज हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, विलिंग वेज के लाहौर स्टूडियो से आपके लिए लाए हैं लेट्स टॉक विद विलिंग वेज मोहसिन नवाज़ और मैं हूँ जहाँ आरा। जहाँ आहिस्ता इसलिए बोलियाँ कहती हैं, मैंने पिछली दफ़ा ऑन किया तो मुझे अपनी आवाज़ ज़्यादा सुनाई दी, ऊंची। और मैंने उसको फिर कंटिन्यू नहीं किया, आगे देखा नहीं, नहीं अपना देखें। प्रोग्राम देखा भी नहीं जाता जहाँ। जी इंसान परफेक्शनिज्म के ट्रैप में है ना, तो हम कई दफ़ा अपने आप को बहुत ही परफेक्ट देखना चाहते हैं। बहुत सारे तख्लीक़कार, म्यूज़िक डायरेक्टर्स, राइटर्स, मुसन्निफ़ीन, ड्रामा राइटर्स, नावल निगार, साइंटिस्ट दुनिया से बग़ैर कुछ कहे रुखसत हो चुके हैं, बग़ैर कुछ किए रुखसत हो चुके हैं। अच्छा, और ये वो लोग थे जो परफेक्शनिज्म, जिनके पास बड़े ज़बरदस्त आइडियाज़ थे, लेकिन उन्होंने अपने परफेक्शनिज्म के ट्रैप की वजह से अपनी उस तख्लीक को बाहर आने नहीं दिया, क्योंकि वो उससे मुतमईन नहीं थे और वो ये सोचते थे कि जब ये बहुत हमारी तसल्ली के मुताबिक मुकम्मल हो जाएगी तो फिर हम इसे अनाउंस करेंगे, बताएंगे या इस बारे में कुछ करेंगे। बिल्कुल। अच्छा, आपने अक्सर देखा होगा लोग जब भी ये वॉइस नोट्स वगैरह करते हैं व्हाट्सएप पे तो अपनी आवाज़ नहीं सुनते। जी वो बाद में कहते हैं नहीं 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 मैं नहीं सुनूंगा, ये कानों पे हाथ रख लेते हैं क्योंकि उनको सुनने में ज़रा बुरा लगता है। बहुत दफ़ा लोग ये भी करते हैं कि वॉइस रिकॉर्डिंग शुरू करते हैं फिर उसे रिमूव करते हैं, यानी उसको सेंड करने से पहले ही वो डिलीट कर देते हैं। हाँ। और फिर दोबारा रिकॉर्ड किया, फिर दोबारा, यानी अगर लाइव बोल रहे हों तो वो इतनी दफ़ा इस प्रोसेस पे नहीं जाते। जी जी। लेकिन जब वो वॉइस रिकॉर्डिंग की बात होती है, देखिए हम लोग रिकॉर्डिंग यानी रिकॉर्ड रह जाने के बारे में कितने कॉन्शियस हैं जी जी कि अगर हमारी रिकॉर्डिंग हो रही हो तो हम मोहतात हो जाते हैं लैंग्वेज में, बॉडी लैंग्वेज में भी, बातों में, ख़यालात के इजहार में। बातों का तो कंफ्यूज होकर हम ज़्यादा बोलना भी नहीं चाहते। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, जब हम मोहतात होते हैं मोहसिन साहब तो फिर हमें कुछ बनावटी अल्फाज, एक्शंस है ना, उनका भी सहारा लेना पड़ता है। जी जी। और अगर हमें उसका जो पीछे मकसद होता है वो ये कि पसंद किए जाएं ना, पसंद किए जाएं, हमें लोग लाइक करें। हाँ। अच्छा, मैं सोचती हूँ कि कभी अगर हम हकीकी ज़िंदगी में भी कुछ ऐसा ही रवैया अपना लें क्या रिकॉर्डिंग हो रही है, मतलब हाँ चले भले बनावटी सही मगर आप थोड़ा रख रखाव के साथ कर लें। आप फीलिंग्स को, जैसे हम अब कैमरे को देखते हुए हम बड़ा ख्याल रखते हैं कि किसी के कोई जज्बात मजरूह ना हो जाएं, अल्फाज का चुनाव बड़ा दुरुस्त होता है। तो हकीकी ज़िंदगी में भी
अगर हम ये कर लें तो कितनी ज़िंदगियाँ आसान हो जाएं सबकी। बहुत खूबसूरत आपने बात कही कि दिखावे को ही वक्ती तौर पे दिल रखने के लिए ही सही, झूठा ही सही, अगर हम पल भर को अपने ऊपर एक अच्छे इंसान का रूप भी धार लें और तैयार कर लें अपने आप को एक ऐसे रूप में कि जो कि हमारा अपना असल नहीं है जी। और ये हम कोई किरदार अदा कर रहे हैं, तो अगर हम नकली कोई अच्छा किरदार भी अदा करेंगे ना, तो उसका असर भी हमारे ऊपर आने लगेगा, क्योंकि हम दरअसल किरदारों का बहुत ज़्यादा असर लेते हैं। हमारे इर्द गिर्द देखें कितने किरदार होते हैं, कहानियों के किरदार, ड्रामों और फिल्मों के किरदार, इन सब किरदारों से मुतासिर होकर ही हमारी ज़िंदगी बन रही होती है। तो कोई ऐसा मस्नूई किरदार भी अगर हम ओढ़ लेते हैं अपने ऊपर, हम वैसे नहीं हैं पर हम वो कोई अच्छा अपना रूप दिखा रहे हैं, तो भी अच्छा है। कम से कम हम उस चीज़ को प्रैक्टिस तो कर रहे हैं, हमारी ज़बान से, जेस्चर से कुछ अच्छे अंदाज ही जाहिर हो रहे हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह से मोहसिन साहब। और अगर हम वो किरदार अडॉप्ट करते हैं, जैसे आपने देखा लोग पुराने दौर में वो जो एक जग्गा कल्चर होता था ना, सुल्तान राही वाला, क्या कहते होते थे जैसे गंडासा, गंडासा वाला कल्चर ना, तो उसमें कुछ वाकई सीरियसली गांव देहात में लोग जो हैं उन्होंने उस कल्चर को बड़ा पसंद भी किया, और कोई एक आधा शख्स जो था वो उसी गेटअप में नज़र भी आता था। आपने सुल्तान कहा, तो मैंने अपनी ज़िंदगी में 3 ही सुल्तान हैं जो कि बहुत मशहूर पाए हैं। ठीक है। एक सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी, सुभान अल्लाह, एक सुल्तान राही, और एक सुल्तान साकिब बलोच। मैं ये लास्ट वाला एक्सपेक्ट कर रही थी मोहसिन साहब। अच्छा। हाँ, और वो एक अर्तुगरुल भी तो है ना, सुल्तान, मेरा सुल्तान, एक टर्की का ड्रामा आता होता था। हाँ, अच्छा। मेरी जिंदगी में बस वही है एक, बस ड्रामाई गुफ्तगू तो फिर आप ही करती हैं, है ना मोहसिन साहब, और आप तो फिल्म ही करते हैं इधर बड़े लेवल पे। अच्छा, आपको कोई बात करके ना जी जाएगा कहाँ, लेकिन एक गीत था, जाएं तो जाए कहाँ। हाँ, पुराने ज़माने में जाएं तो जाएं कहाँ का तस्वुर बहुत ही ज़्यादा था, है ना? लेकिन आज तो यानी कदम कदम पर रहनुमाई मौजूद है। आप कोई पूछे कि जाएं तो जाए कहाँ, तो आप कह दीजिए चैट जीपीटी पर और गूगल पर। जी, सबसे पहले तो वहाँ मशवरा कर लीजिए। हाँ। और वहाँ जब आप जाएंगे तो आपको कोई ना कोई ऐसी साइंटिफिक रिसर्च बेस्ड कोई चीज़ मिलेगी जिससे कि आपको एक अच्छा मशवरा, फलाह की बात ही मिलेगी, क्योंकि ज़्यादा इम्कान यही है कि वहाँ से कोई गलत मशवरा, नुकसानदेह बात कम से कम प्रोवोकिंग नहीं होगी, कोई आपकी इनेबलिंग भी नहीं हो रही होगी। गो के अंदाज ऐसा हो सकता है, लेकिन करते करते बात आपको कोई ना कोई ऐसा पहलू ज़रूर मिल जाएगा जिससे कि आपकी ज़िंदगी रोशन होने लगेगी। बिल्कुल, बड़ी खूबसूरत बात की आपने। अच्छा, आप जो ज़िंदगी को रोशन करने के पहलू है ना मोहसिन साहब, जी, उसमें मेरा ख्याल है कि कहीं ना कहीं पे हमें अपने हिस्से का चिराग खुद ही जलाना पड़ता है। जी, और फिर उस चिराग जलाने के बाद उसकी लौ ना कम हो, उस पर बहुत हमें फिर एक बहुत रेगुलर सा ध्यान भी देना पड़ता है अपने लिए, खुद चिराग रोशन करना ज़िंदगी में। और ये इल्म की रोशनी से लेके अमल के पैराहन तक, आप अगर अपनी ज़िंदगी में ऐसा कोई चिराग रोशन करते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता वो इर्द गिर्द तो रोशनी दे ही रहा होता है, लेकिन ये वो चिराग है जिसके तले अंधेरा भी नहीं रहता, क्योंकि जब आप कुछ अच्छा करते, कहते, बोलते रहते हैं तो आपका बातिन भी इससे रोशन हो जाता है। ज़रूरी नहीं है कि आप कुछ अच्छा कहने से पहले उसका मुजस्सम पैकर हों, बल्कि आप अच्छा कहना शुरू कर दीजिए। बेस्ट प्रैक्टिस करने की कोशिशें आपके करने से भी पहले कहने से शुरू होंगी। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये भी चीज़ कोई ऐसी शर्त नहीं है कि आप जो करते नहीं वो कह भी नहीं सकते। तो आप जैसे नमाज फ़र्ज़ है, कैफियत फ़र्ज़ नहीं है। तो जब आप अल्लाह की बारगाह में हाजिर होते रहते हैं, रुजू करते रहते हैं, तो फिर कैफियत भी मिली जाती है। तो अपने आप को अच्छा कहने वाला बना लीजिए, आप अच्छा करने वाले बनते चले जाएंगे। बिल्कुल, बड़ी खूबसूरत बात की। मुझे एक अभी अब बात कर रहे थे ना, जब मैंने चिराग की बात की जी, तो साथ ही आपने बड़ी खूबसूरत बातचीत शुरू की, तो मेरे ज़हन में फ़ौरन एक कॉम्प्लीमेंट आया जी,
लास्ट वीक एक जगह पे मेरे हमारे एक फ्रेंड्स का ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप ना, अच्छा। बचपन की फ्रेंड्स हैं। ठीक। तो वहाँ पे मैं यूजुअली अपना ये शेयर करती रहती हूँ जो हमारी पॉडकास्ट है या कोई भी इस तरह की रेलेवेंट। जी जी। तो हम एक नाश्ते में अभी मिल रहे थे, तो सभी ने मुझे ये कहा कि ये टॉपिक चूज़ कौन करता है जो तुम लोग बोलते हो, और फिर तैयारी कैसे करते हो आप? अच्छा, तो वो कितने दिन पहले तैयारी शुरू कर देती हो? एवरी सैटरडे और फ्राइडे तुम्हारा शो होता है। तो मैंने उन्हें कहा आपको बड़ी सुन के हैरानगी होगी कि ये कोई 1.5 साल होने के हमारे शो को, हमने आज तक तैयारी नहीं की, बल्कि हमें पता ही नहीं होता कि बोलना क्या है। तो उसमें से कोई भी इस चीज़ पे नहीं मान रहा था कि हमारी कोई तैयारी नहीं होती है। तो मैंने कहा क्योंकि हम रूटीन हालत तैयारी में ही होते हैं। हम रूटीन में ही यही बातचीत कर रहे होते हैं और एक दूसरे से सीख भी रहे होते हैं, तो फिर वो हमें कोई ऐसा मुश्किल पेश नहीं आती। ऑब्वियसली अगर कोई और डिफरेंट बीच में टॉपिक ऑफ डिस्कशन होगा जो कि मेरी एक्सपर्टीज़ या स्पेशलाइजेशन नहीं होगी, तो उस पर मैं फिर खामोश रहती हूँ। लेकिन ये है कि हमेशा मैंने मोहसिन साहब से और शो में और अदर देन शो भी सीखा ही है। यहाँ से बात का कनेक्शन इतना स्ट्रॉन्ग और ज़बरदस्त है कि जहाँ से मैं बात कोई करता हूँ तो वहाँ से ये पिक करती हूँ, जहाँ से ये बात करती हैं तो वहीं से आगे कनेक्शन मेरा बन जाता है। तो ये बात से बात ये भी ख्याल, एक्चुअली तो ये ख्याल से ख्याल है। हाँ बिल्कुल ऐसे, यानी आप अगले का ख्याल पढ़ लें और पकड़ भी लें। और ये एक मुजाहिरा भी है इस चीज़ का कि आप आपस में तालमेल में, बात में, डायलॉग में, तबादला ख्याल, हम इख्तलाफ भी कर रहे होते हैं। यहाँ जब मेरे और आपके दरमियान बात होती है तो कई दफ़ा हमारे नुक्ता है नज़र में फ़र्क भी होता है। बिल्कुल ऐसे। लेकिन उस नुक्ता नज़र के फ़र्क को भी हम एक तबादला ख्याल की शक्ल बनाने की कोशिश करते हैं, जिस वजह से हमारा झगड़ा नहीं होता। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। मैंने ये सोचा कि मैं जब कभी भी मोहसिन साहब से कोई फरमाइश करूँ ना, अब तक तो मैंने जितनी भी शोज़ में की हैं वो कभी भी पूरी नहीं हुई, तो इस बात पे झगड़ा अनकरीब होगा जो कि फिर हमारे व्यूवर्स भी देखेंगे इंशाल्लाह। क्यों नहीं। लेकिन इस वक्त तो टाइम है एक ब्रेक का, जिसके बाद वापस आएंगे तो मज़ीद हम अपने नाज़रीन से बातें करेंगे। और अपना आप बहुत ख्याल इस दौरान भी रखिएगा, अपनी राय का भी इजहार करते रहा करें, हमें अच्छा लगता है। लेते हैं ब्रेक, वापस आते हैं तो मज़ीद बात करते हैं। वापस आ जाइएगा। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए। घटिया इंसान, इतनी देर से गेट क्यों खोला? सोए हुए थे तुम क्या? सर मैंने तो मिनट भी बकवास ना करो तुम मेरे साथ। क्या कर रहे हैं आप? अब्बा जी घर पे हैं, नशे में गालियां दे रहे हैं। खुदारा होश में आए, क्या हो गया आपको? होश में कैसे आऊं? सारा किया धरा इन्हीं का तो है। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।
गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सर एक क्लाइंट बहुत देर से आपका इंतज़ार कर रहे हैं। क्या तुम्हें किसने कहा था अपॉइंटमेंट देने को? सर कल शाम आप ही नहीं तो कहा था। झूठ बोलती हो तुम। मैंने तुम्हें कब कहा था? तुम सब झूठ बोलते हो मुझसे। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए। आज फिर भी कराया मेरा नहीं तो इन बच्चों का ही ख्याल कर लो। बंद करो तुम अपनी बकवास। लेकिन तुम अपनी घटिया को तो से बाज मत आना। तुम हो ही घटिया इंसान। तुम होती कौन हो मुझे रोकने वाली? तुम्हारे बाप के बाल की पीता हो क्या? शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए। खुश आमदीद और वेलकम बैक इस शो पर जिसे लेट्स टॉक विद विलिंग वेज कहा जाता है। आइए विलिंग वेज से बात कीजिए, दिल का हाल सुनाइए, ख्याल की बात कीजिए, इजहार कीजिए और मुअम्मा हल हो जाएगा। मैं मोहसिन नवाज़ हूँ, जहाँ राना है। हम आपके साथ मिलते रहते हैं और इस शो पर हफ्तावार मुलाकात करते हैं। जहारा, अब क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं मोहसिन साहब? मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा कि हम बहुत जल्दी वापस आ गए। मुझे यही फिक्र थी ना कि वापस आ जाना है हमने ब्रेक से। हाँ, बल्कि साथ गेस्ट भी लेके आए हैं। कहते हैं कि दिल के दरिया को किसी रोज़ उतर जाना है, इतना बेसमत न चल, लौट के घर जाना है। वाह। तो ये जो जाना है और आना है, यानी हम जहाँ से जाते हैं वहाँ से हमारा जुड़ाव रहता है और हमारा उससे जुड़ा रहना अच्छा भी है। यानी पौधा अगर नशो नुमा पाता है तो उसका अपनी बुनियाद से जुड़े रहना, या किसी बड़ी बिल्डिंग का भी अगर अपनी बुनियादें उसकी मजबूत होंगी तो तभी वो ठहरी रह सकेगी। लिहाजा जहाँ से चले हैं, जहाँ से आपकी उठान हुई है, वहाँ से आपका कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि हम तमाम इंसानों की ज़िंदगी में कुछ वैल्यूज़ होती हैं और उन वैल्यूज़ को जहन में रखते हुए अगर आप अपने प्रिंसिपल्स को डिसाइड करते हैं और तय करते हैं और फिर अपने बिलीफ सिस्टम को भी साथ शामिल रखते हुए तो कोशिशें बेहतरीन अंदाज से करते हैं तो फिर आपकी मंजिल दूर नहीं है। बेशक, बिल्कुल। लेकिन अगर आप इन सब चीज़ों के बारे में कॉन्शियसली एफर्ट्स ना करें,
इस बारे में सोचे ना, तो बग़ैर सोचे समझे तो ये चीज़ें शायद पैदा ना हों, क्योंकि बग़ैर सोचे समझे जो चीज़ें पैदा होती हैं वो तो झाड़ियाँ होती हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। कॉमन सेंस हमारी ज़िंदगी में बहुत आम है, कॉमन है, और कॉमन सेंस से पैदा होने वाले जितने भी सॉल्यूशंस हैं वो नॉन सेंस सॉल्यूशंस ही होते हैं। कॉमन सेंस से हम लोग अक्सर काम लेते हैं। चार ऐसी चीज़ें जैसे जहन में आ रही हैं कि जो कि कॉमन सेंस से लोग डील करते हैं। जैसे अगर किसी को बुखार हो जाए, तो अगर वो बुखार से लरस कांप भी रहा है, तो पहला ख्याल ये आएगा कि फौरी तौर पे उसके ऊपर कोई लिहाफ उड़ा दिया जाए। तो वो जो बुखार 101 है 104 पे जा पहुंचेगा। हाँ, इसी तरह अगर कोई ज़ख़म हो जाए तो उस ज़ख़म पर लोग सबसे पहला काम ये करते हैं कि घर में पड़ी हुई कोई चीज़ लगाने की कोशिश करते हैं। कोई पेस्ट लगा दिया, कोई हल्दी लगा दी, कुछ और लगा दिया। जबकि साइंस ये कहती है कि उसको अच्छी तरह वॉश करने से और बाकायदा उसकी कोई ड्रेसिंग करने से बेहतरी आएगी, क्योंकि वरना तो इन्फेक्शन का ख़तरा हो जाएगा। बिल्कुल। इसी तरह से आप एडिक्शन को लीजिए कि एडिक्शन में भी पहला जो कॉमन सेंस का ख्याल है वो ये आता है कि इरादा मजबूत रखो तो एडिक्शन से रिकवरी मिल जाएगी, नशा छोड़ देगा मरीज़ विल पावर से। बिल्कुल। जबकि ये तो कोई जिस्मानी मसला है, तो ये विल पावर से तो नहीं ठीक होगा। या इसको हम खुश कर देंगे तो भी नशा छूट जाएगा, या बहुत सा और कुछ ख्याल रख लें इसका, इसकी बात मान लें, शादी कर लें। दिस इज अ वेरी कॉमन ना, ये कॉमन सेंस के सॉल्यूशंस हैं। बिल्कुल। डिप्रेशन को कैसे डील करते हैं कि हम उसे खुश रहने की नसीहत करते हैं। तो हम सोचते हैं कि डिप्रेस बंदे को अगर हम खुश रहने के लिए कहेंगे, कि जैसे कि उसे नहीं पता कि उसे खुश रहना है, तो हम उसे खुश रहने की नसीहत करते हैं और अपनी तरफ से ये उसके मसले का हम हल पेश करते हैं। जबकि वहाँ तो कोई केमिकल्स का मामला है, सेरोटोनिन अगर डाउन है तो उसके लिए तो फिर दवाई होगी। बिल्कुल। और जिस्मानी ऐसी बहुत सारी बीमारियों के अलावा और बहुत सारे ऐसे काम हैं जो कि हम करते हैं कॉमन सेंस से, लेकिन साइंस कुछ और कहती है। हाँ, और साइंटिफिक जो प्रिंसिपल्स हैं ना मोहसिन साहब जी, उनको मानना भी एक बहुत बड़ा काम है मेरा ख्याल है। यानी वहाँ पे मसाइल ख़त्म हो जाते हैं, होते ही नहीं जो लोग ब्लाइंडली साइंटिफिक प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं। लेकिन क्योंकि कॉमन सेंस बड़े लंबे अरसे से एक बैगेज है ना हमारा, इस्टेब्लिश्ड है, करना आसान होता है, तो हमारा फ़ौरन से जो ज़हन है वो हमें एक रीजनिंग देता है कि पहले ये ना ट्राई कर लें। यानी बाजू में दर्द है, आप ज़ोर से गिरे हैं, हड्डी में मसला है, मगर आप हल्दी वाला दूध पी लेंगे तो ये है असल रिलीफ। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। हल्दी वाला दूध बहुत ही पॉपुलर आइटम है हर किस्म की दुखन में। हाँ। वैसे है वो एंटी इन्फ्लेमेटरी। हाँ। यानी उसका जो एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट है हल्दी, वो तो है, लेकिन देखिए ना कि कॉज पर काम किए बगैर आप ऐसा कोई इलाज करना चाहते हैं जिसके बारे में आपको पता ही नहीं है, इन्वेस्टिगेशन किए बगैर आप वो सोल्यूशन दे रहे हैं। बिल्कुल। वक्त हुआ है हमारी मेहमान से बात करने का, तो मेरा ख्याल है कि देर किए बगैर अपने मेहमान से अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मोहसिन साहब, क्या हाल है आपका? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। हमें ज्वाइन किया है मरहमा शम्स साहिबा ने, जो कि साइकोलॉजिस्ट हैं और न्यूरो साइंसेस प्रोफेशनल हैं, विलिंग वेज इस्लामाबाद के लिए असिस्टेंट डायरेक्टर हैं और बहुत तवील अरसा से लोगों की ज़िंदगियां बदलने में बहुत ही ज़बरदस्त किरदार अदा कर रही हैं। आपको खुश आमदीद कहते हैं अपने शो पर। बहुत शुक्रिया सर, क्या हाल है आपका? खैरियत से है? अस्सलाम वालेकुम शहारा। वालेकुम अस्सलाम, वेलकम टू द शो। मैडम कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात कर रही हैं। बिल्कुल बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, हज आपको आपने अदा किया और आपने जिस तरह से इंतज़ामात की भी तारीफ़ की और बहुत अच्छा रहा, तो आपके लिए बहुत सारी दुआएं, बल्कि दुआओं की जगह पे तो आप गई हुई थी और हम सबको आपने यकीनन दुआओं में शामिल रखा। बिल्कुल सर, बिल्कुल सबको दुआओं में, विलिंग वेज ईच एंड एवरीवन, अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल। तो ये फरमाइएगा मरहमा शम्स के जब विलिंग वेज में हम काम करते हैं तो हमारा जो एक यहाँ का एनवायरनमेंट है उसमें साइंस की बातें बहुत होती हैं। यानी डॉक्टर सदाकत अली को हमने सबसे ज़्यादा जो बात करते हुए देखा सुना है वो ये है कि साइंस की जो प्रिंसिपल्स हैं, साइंस की जो तौजीहात हैं,
उनको हम रोज़ाना स्टडी करें, पढ़ें, देखें, अप्लाई करें और इवन अपने क्लाइंट्स के साथ भी काम करते हुए जो इस सोसाइटी में कॉमन सेंस के साथ ऑपरेट करने वाले सॉफ्टवेयर के साथ हमारे पास आते हैं और कॉमन सेंस से बहुत सारे सॉल्यूशंस अप्लाई करते रहने की उनकी प्रोग्रामिंग होती है। तो हमें फिर यहाँ ये तरगीब मिलती है डॉक्टर सदाकत अली साहब से और विलिंग वेज के सारे प्रोग्राम्स से कि साइंस को हमने पढ़ना, समझना, सीखना और सिखाना है। तो आप से मैं चाहूँगा कि हम इस हवाले से बात करें कि कॉमन सेंस किस किस तरह से हमारी ज़िंदगी को मुतासिर करती है और उसकी जगह ये जो साइंटिफिक अप्रोच है ये क्या किरदार अदा कर सकती है और करती है। ये बहुत अहम टॉपिक है। जब मैं आप लोगों की बातचीत सुन भी रही थी इससे पहले, तो मैं इसी बारे में सोच रही थी कि हमारी जिंदगी के जो मैक्सिमम काम है वो हम कॉमन सेंस इस्तेमाल करके ही कर रहे होते हैं। जैसे कि अभी मैं आपको बताऊं कि एक रीसेंट इंसिडेंट हुआ था जहां पे एक डॉक्टर साहिबा थी महानूर, जिनके ऊपर एसिड अटैक हुआ था और उन पे एसिड फेंका गया। तो उसमें एक कॉमन सेंस अब एसिड अटैक के विक्टिम को देख के क्या कहती है कि जब उस पे एसिड फेंका जाए तो क्या किया जाए, उसको फौरन से किसी ना किसी चीज से लपेट लिया जाए। जबकि जो साइंटिफिक सेंस है वो इसके बरअक्स है। वो कहती है कि अगर आप उसको किसी चीज में लपेटते हैं तो उसके एसिड के डीप होने के असरात ज्यादा रह जाएंगे और वो ज्यादा डैमेज करेगा, वो ज्यादा स्किन में पेनिट्रेट करेगा। मगर हम हमेशा ही सुनते आए हैं कि एसिड अटैक के विक्टिम को आपने क्या करना है, फौरन ढंप देना है। दिस इज कॉमन सेंस। वेयर द साइंटिफिक सेंस कहती है कि इसके बरअक्स होगा। एक बहुत कॉमन और कॉमन सेंस का मानना ये है कि जो डिटॉक्स ड्रिंक्स होती हैं ये आपकी बॉडी में से सारे टॉक्सिन्स को फ्लश आउट करती हैं, जबकि साइंटिफिक सेंस कहती है कि लिवर और किडनीज ऑलरेडी ये काम बहुत बेहतरी से कर रहे हैं, वो डिटॉक्सिफिकेशन बहुत रिमार्केबली कर रहे हैं। आपको एक कमर्शियल डिटॉक्स की जरूरत नहीं होती है। जब हम विलिंग वेज में आते हैं तो हम कुछ ऐसे ही काम अपने मरीज के साथ और बीमारियों के साथ कर रहे होते हैं जो कॉमन सेंस के मुताबिक तो ठीक ठाक होते हैं। कॉमन सेंस कहती है कि एडिक्शन के पेशेंट को जो है वो खुश रखा जाए ताकि वो नशा छोड़ जाए। लेकिन साइंटिफिक सेंस यहाँ पे क्या कहती है, वो बहुत अहम बात है और वही सिखाना और वही सीखना सबसे अहम काम है जो डॉक्टर सदाकत का हम हमारी हर कन्वर्सेशन के अंदर, हर मरीज के साथ, हर फैमिली के साथ कन्वर्सेशन में जो एक अहम बात होती है कि हमने साइंटिफिक सेंस को लेके आना है। और साइंटिफिक सेंस ये कहती है कि मरीज को ठीक रखने के अंदर हमें कुछ मरीज की खुशियों को जो है वो कुर्बान करना पड़ेगा। और वो कौन सी खुशियां हैं जिनको कुर्बान करना पड़ेगा, और ये खुशियां कुर्बान करने के लिए हमारा दिल क्यों नहीं चाहता। और इससे जुड़ी एक और बात थी कि जहाँ मरहमा अकल कह रही होती है, अकल कहती है कि ये काम करना ठीक नहीं है, फिर भी हम वो काम करते रहते हैं। कितने ऐसे काम रोज़ाना के एक दिन के अंदर हमारे बेशुमार वो काम हैं जो कि हमें पता है कि ये ठीक नहीं है और फिर भी हम वो करते हैं। वो खाने पीने से लेके डीलिंग हैंडलिंग तक कदम कदम पर ऐसी चीज़ें, ऐसी मिस्टेक्स हम करते हैं। तो वो क्या चीज़ है जो हमें रोकती है और अकल के ख़िलाफ़ चलाती है? बेसिकली तो मैं इस चीज को ऐसे देखती हूँ कि सबसे पहले तो जिस चीज के ऊपर या तौर के ऊपर इंसान चल रहा होता है ना, उसकी कंफर्ट जोन उसके अंदर डेवलप्ड होती है और वो राइट डिसीजंस लेने में, क्योंकि उसको मुश्किल भी हो रही होती है उन फैसलों को लेने में। जाहिर बात है अगर फैमिली और पेशेंट एक तर्ज पे चल रहे हैं और उस चीज को चेंज नहीं कर पा रहे हैं, तो डेफिनेटली एक तो उनकी कंफर्ट जोन डेवलप्ड है। उनको पता है कि अगर इससे चेंज किया गया तो आगे से रेजिस्टेंस आएगा। और जब ह्यूमन माइंड रेजिस्टेंस को देखता है ना, तो ह्यूमन माइंड कहता है कि छोड़ो, ये काम ना ही किया जाए तो बेहतर है। और रेजिस्टेंस तो आना होता है जब भी आप कोई आदत चेंज करते हैं, जब भी आप किसी बीमारी के खिलाफ खड़े होते हैं, जब भी आप किसी चीज को जो कि यूज्ड टू है बॉडी जिसको लेके उसको नो करते हैं, तो रेजिस्टेंस तो आती है। वो नशा छोड़ने में भी आती है, वो वर्जिश शुरू करने में भी आती है, वो टाइम पे सोने जागने में भी आती है। लेकिन उस रेजिस्टेंस के साथ कोप करना हम लर्न नहीं कर रहे होते हैं और हम सिर्फ रेजिस्टेंस को देख रहे होते हैं, बट हम अपनी जो हमारे अंदर की सकत होती है उसको बढ़ाने पे काम नहीं कर रहे होते हैं। तो जब हम ये तमाम हर्डल्स देखते हैं तो हम कहते हैं कि बेहतर यही है कि इस चीज को छोड़ ही दिया जाए, ना कि इसमें बेहतरी लाई जाए, ना कि कोशिश की जाए। बट चूंकि ह्यूमन नेचर, ह्यूमन माइंड थोड़ा फिक्सेटेड होता है ऑन डूइंग द इजियर थिंग्स या डूइंग द थिंग्स विदाउट हर्डल्स, तो वो उसी सिम्त में जाने लग जाता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। जैसे अभी थोड़ी देर पहले भी मिस मरमा आपने बात की ना खुशी की कि मरीज़ को खुशी कुर्बान करनी पड़ेगी। तो इसको अगर मैं एक लाइन में ऐसे करूं कि एक ही काम हो सकता है एक वक्त में, या आप इलाज करा लें
या आप खुश हो जाएं, यानी दोनों का में या साथ मरीज नहीं हो खुश रह सकते सकता है हैं। या अब ठीक रह क्योंकि हमारी सकता है। फैमिलीज कॉमन सेंस पे क्योंकि ऑपरेट करी होती हैं, तो वो कहती हैं कि इलाज तो हो ही रहा है क्योंकि ही इज़ विद यू, लेकिन खुश ज़रूर करना है आपने इसको। और नशे के मरीज को खुश जो है वो सिर्फ नशा करता है जब ठीक है और वो हम दे नहीं सकते, तो ये हमारे लिए बड़ा मुश्किल काम हो जाता है समझाना अक्सर कि वो जो खुशी है वो यहाँ पे मिल नहीं सकती, यहाँ पे यहाँ मरीज ठीक रह सकता है या खुश रह सकता है। हाँ, और आहिस्ता आहिस्ता हम उसको फिर सिखाते हैं कि असल में जिस चीज़ में हम खुशी ढूंढ रहे थे ना, वो तो मिस्टेकन बिलीफ है। खुशी के तो 1000 और तरीके हैं, 6000 प्लस वेज हैं जो आपको नज़र नहीं आ रहे जस्ट बिकॉज ऑफ दैट केमिकल। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता वो खुश रहने के मज़ीद तरीके भी सीखते हैं। मरहमा शम्स, चूंकि जब नशा विलिंग वेज इस्लामाबाद में जो आपका एक काफ़ी बड़ा इंतज़ामात के साथ सेंटर है, और ये ऐसी जगह पे है बाराकाऊ में कि जहाँ लोग बहुत ख़ास पाकिस्तान से भी और पाकिस्तान से बाहर से भी काफ़ी अपने पेशेंट्स के इलाज के लिए रब्ता भी करते हैं, और ये बड़ी एक मेन आपकी वहाँ पे विलिंग वेज की जो प्रेजेंस है वो नज़र आती है। तो आप किस तरह के पेशेंट्स को ज़्यादा देख रही हैं कि जो विलिंग वेज इस्लामाबाद के लिए लोग रब्ता करते हैं? एडिक्शन में कौन सी एडिक्शंस हैं जो आप ज़्यादा केटर कर रहे हैं, और इसी तरह से अदर देन एडिक्शन भी इश्यूज़ आपके पास साइकेट्रिक इलनेसेस भी, बाइपोलर डिसऑर्डर के पेशेंट्स भी काफ़ी आते हैं, तो मैं चाहता हूँ इस बारे में आप हमारे नाज़रीन को ज़रूर बताइए। जी मोहसिन साहब, हमारा इदारा माशाल्लाह इस्लामाबाद का जो सेंटर है बहुत वेल इक्विप्ड और बहुत ही खूबसूरत लोकेशन पे, यहाँ पे आपको पता है बाराकाऊ में पहाड़ है हर तरफ, तो एक तो ये कि इसकी लोकेशन बहुत खूबसूरत है और मरीज यहाँ पे जो भी आता है उसको एक बहुत अच्छा इन्वायरमेंट मिलता है ग्रो करने के लिए। मैं इस्लामाबाद में और इर्द गिर्द भी जो मरता हुआ नशा आजकल देख रही हूँ, एक तो नशा ऐसा है जो कि शुरू से ही है और वो अभी भी उतना ही है, जो कि चर्स का नशा है, जिसको अनफॉर्चुनेटली हम इतना नशा समझते भी नहीं है मुआशरे के अंदर बहुत से लोग, लेकिन इसकी शरह उतने की उतनी ही है, ये ना कम हो रहा है और ना कहीं जाने का नाम ले रहा है। चर्स के नशे के साथ बहुत कॉमन पेशेंट्स देखे जाते हैं। इसके साथ ही ओपियोइड्स की वबा बहुत बढ़ने लग गई है। ये जो पेन किलर ड्रग्स हैं जिसमें हीरोइन है या फिर जो है मेडिकेटेड ओपियोइड्स हैं, तो इनके पेशेंट्स बहुत आते हैं। साथ ही स्टिमुलेंट्स यानी कि आइस, कोकेन और अल्कोहलिज्म की बीमारी के बहुत से पेशेंट्स हमारे पास आते हैं। तो ड्रग एडिक्शन में तो इस वक्त अगर देखा जाए तो तमाम ड्रग्स ही बहुत आसानी से मुहैया हैं और तमाम ड्रग्स की एडिक्शन ही जालिम किस्म की एडिक्शन है, और पेशेंट्स के लिए और फैमिली के लिए जो है वो उससे टैकल करना अपने उन पे बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। बिकॉज जब भी कोई नशा, चाहे वो चर्स का हो, चाहे वो कोकेन हो, चाहे वो आइस हो, अल्कोहल हो, लाइफ में आ जाता है तो पेशेंट के लिए विदाउट द राइट ट्रीटमेंट और फैमिली के लिए विदाउट द राइट ट्रीटमेंट उस लाइफ को आगे लेके जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा नशे के पेशेंट्स के अलावा हम जो दीगर और केसेस देखते हैं वो हम बाइपोलर के पेशेंट्स के, स्किज़ोफ्रेनिया के, दीगर और साइकोटिक डिसऑर्डर्स के, डिप्रेशन के और एंजाइटी के पेशेंट्स भी देखते हैं, ओसीडी के पेशेंट्स आते हैं। और इसके साथ साथ बहुत से लोग हमें अपने एग्जेक्टिव फंक्शनिंग के लिए या अपनी मैरिटल लाइफ के लिए या अपनी आगे एजुकेशनल डायरेक्शन या वर्क डायरेक्शन के लिए, करियर काउंसलिंग के लिए भी रीच आउट करते हैं। तो इस तरह से जो है हम वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ पीपल को जो है वो केटर करते हैं यहाँ पे। यानी ये आपने बड़ी अहम बात बताई। एक तो आप बैठे हुए मरकज़ में हैं, आप के पास पूरे पंजाब से भी, क्योंकि वफाक पाकिस्तान में विलिंग वेज का ये जो सेंटर है ये काफ़ी ज़्यादा उन लोगों के लिए एक्सेसिबल है जो कि पाकिस्तान से बाहर से भी जो आके लैंड करते हैं इस्लामाबाद, तो उनके लिए भी ये बड़ा एक्सेसिबल और ख़ूबसूरत जगह पे है। और फिर ये जो सारा कुछ आपने बताया, इसमें पेशेंट खुद तो इलाज के लिए आमादा नहीं होता, तो जो पहला स्टेप है, पहला जो एक इसमें जो कदम है वो फैमिली के साथ होने वाली बातचीत है। तो आपके साथ वहाँ विलिंग वेज इस्लामाबाद में बहुत सारे लोग इन पर्सन भी आते हैं और ऑनलाइन भी ये मीटिंग्स आप कंडक्ट करते हैं आप लोग?
जी, बिल्कुल। जी, जी। हमारे पास जो पहला कदम है, चूँकि हम जानते हैं और जो लोग नहीं व्यूअर्स जानते हैं, उनको हम ये बताते चलेंगे कि एडिक्शन की बीमारी का पेशेंट जो है ना, उसकी बीमारी का हिस्सा है कि वो डिनायल में होता है। और मैक्सिमम पेशेंट्स जो है वो अगर हम शरह देखें तो 98-99% पेशेंट रज़ामंद नहीं होता है इलाज के लिए, अपनी बीमारी की वजह से। इसलिए नहीं कि वो चाहता नहीं है, इसलिए कि उसकी बीमारी में उसकी मर्ज़ी बीमार है। तो वो खुद रज़ामंद नहीं होता। तो ऐसे में जो गार्डियंस होते हैं, जो फैसला लेने वाले होते हैं, वो घर वाले होते हैं और घर वालों को ऑन द सेम पेज आके बीमारी को अंडरस्टैंड करके फैसला लेना होता है। तो ऐसे में हम वॉक-इन्स भी देखते हैं और हम वो फैमिलीज़ जो कि मुल्क से बाहर हैं, तो हम ऑनलाइन कंसल्टेशन मीटिंग्स, और जो पाकिस्तान इस्लामाबाद में है या और गिरदो-नवाह में हैं, तो वो फिर अब हमारे पास आके मिल के, हमारे पूरे सेंटर को देख के, हमसे मिल के, अपना इत्मीनान कायम करके जो है वो इस फैसले की तरफ बढ़ते हैं। हम्म। तो मरमा, आप से बड़ी एक मुफीद गुफ्तगू हुई है। मेरा ख़्याल है कि इसके कई पहलू हैं और इस सारी गुफ्तगू के अंदर ये जो चीज़ नज़र आती है वो ये है कि विलिंग वेज़, यानी कि जो आमादगी के रास्ते हैं जिसमें जो विलिंग है वो भी इसमें अप्रोच करता है, राब्ता करता है, आता है, और जो विलिंग नहीं है यानी पेशेंट, तो उसको फैमिली के थ्रू विलिंग बनाने और प्रोफेशनल हेल्प के ज़रिए अच्छी ज़िंदगी के लिए कैसे आमादा करना है, ये भी यहाँ सिखाया जाता है। That's so true. तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपकी शिरकत से। आपका बहुत शुक्रिया शहारा। Thank you so much. अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। बच्चों में मोबाइल के इस्तेमाल की वबा बहुत आम है। बच्चों के लिए वालिदैन बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं कि उनके बच्चे मोबाइल की जान ही नहीं छोड़ते और स्क्रीन उनकी ज़िंदगी में ऐसा ज़्यादा उनको, उनकी नज़रों को ग्रैब किए हुए, हर वक्त उनकी नज़रें किसी न किसी तरह की स्क्रीन पर हैं। इस मसले से वालिदैन बहुत ज़्यादा परेशानी के साथ मुख्तलिफ़ जगहों पे इसका ज़िक्र भी कर रहे होते हैं, परेशानी का इज़हार भी कर रहे होते हैं, इस बारे में मशवरा भी कर रहे होते हैं। तो बच्चों के अंदर ये जो मोबाइल का या स्क्रीन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है, इसको कम करने के लिए जो पहला कदम है जी। वो है ख़ुद वालिदैन का अपने स्क्रीन टाइम पर लिमिट लगाना। आप बच्चों से वो चीज़ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते जो आप ख़ुद तो कर रहे हो और वो ना करें, क्योंकि वो आप ही के नक्शे कदम पर चल रहे होते हैं। उनके नन्हे मुन्ने जो दिमाग हैं वो मुकम्मल एक ऐसा बेहतरीन कैमरा है, ऐसा रिकॉर्डिंग सिस्टम है कि जो इर्द गिर्द माहौल से सारी चीज़ों को कैप्चर कर रहा है। चुनाचे बच्चों से जो आप करवाना चाहते हैं, पहले तो आप वो ख़ुद करना शुरू कर दें। अब ज़ाहिर है मोबाइल हमारी ज़िंदगी में बहुत ही अहम एक गैजेट है जिसकी मदद से हमारे काम काज, राब्ते, सब कुछ बहुत आसान है। इसके लिए कुछ लिमिटेशन रखी जा सकती है, जैसे सोने के टाइम तक बिल्कुल आंखें बंद होने तक अगर मोबाइल पर नज़रें जमी रहेंगी और हाथ में होगा, तो इसका मतलब है कि हम खुद ये मैसेज दे रहे हैं कि भाई इसके बगैर तो सुकून नहीं है। तो बच्चों को भी उसके बगैर, बच्चे गो के उसमें गेम्स और बहुत सारी दूसरी चीज़ों के की दिलचस्पी का इज़हार कर रहे होते हैं और उनको वो बहुत एक खिलौना सा लग रहा होता है। लेकिन हमें कुछ टाइम तो घर में मुकर्रर करना चाहिए जो कि नो स्क्रीन टाइम है। खाने के टाइम पे भी लोग फ़ोन इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो हम एक्चुअली इनडायरेक्ट मैसेज अपने बच्चों को दे रहे होते हैं कि खाना हो, बेड हो, कोई आपस में बातचीत हो रही है, तब भी हाथ में फ़ोन। तो फ़ोन का इस्तेमाल करना है लेकिन हर वक्त नहीं। उसके लिए आप अपने घर का कोई ऐसा निज़ाम बनाएं अगर, जिसके साथ फिर आप आहिस्ता आहिस्ता एक डिसिप्लिन में आ जाएं कि भाई ये टाइम है जो कि नो स्क्रीन टाइम है। फिर बच्चों के साथ गोल सेटिंग करना, यानी प्रायोरिटीज़ भी होती हैं। आप उनके साथ खुल के बात भी कर सकते हैं। अगर आपके काम की नौयत ऐसी है कि जिसमें फ़ोन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है, तो उनके साथ आप एक गोल सेटिंग करें कि और बताएं कि ये जो हमारा काम है ये इस तरह का काम है, तो हम ये करते हैं। इसी तरह से आपको भी अगर मोबाइल से या अपने आईपैड से हेल्प लेनी है स्टडी के लिए, तो वो भी एक ज़ाहिर है कि एक महदूद वक्त के लिए है। फिर इसमें ये भी चीज़ है कि बच्चों के अंदर जब कोई अच्छा रवैया पैदा हो रहा हो, जब अच्छा चेंज आपकी गोल सेटिंग के नतीजा में आप देखें, तो उसको अप्रिशिएट करना भी ज़रूरी है। सिर्फ तनकीद ही करते रहना, सिर्फ हर वक्त टो में लगे रहना, सिर्फ हर वक्त डांट टपट करते रहना,
ये भी उनके अंदर एतमाद को मजरूह करता है, उनके अंदर उनका जो सेल्फ इमेज है इससे काफ़ी ख़राब होता है। जब आप बार बार बच्चों को कहते रहते हैं कि आप ये गलत कर रहे हैं, आप वो गलत कर रहे हैं, आप ये ठीक नहीं कर रहे, वो ठीक नहीं कर रहे, तो आप दरअसल उसके दिमाग की प्रोग्रामिंग कर रहे हैं कि वो कोई ठीक करने वाला या अच्छे काम करने वाला इंसान नहीं है। तो इस प्रोग्रामिंग को, यानी ख़राब प्रोग्रामिंग को फिर ठीक करने में बड़ा वक्त लग जाता है, इसको अनलर्न करना बड़ा मुश्किल होता है। लिहाजा बच्चों को डील करते हुए एक एक बात, एक एक डायलॉग, एक एक आपका अंदाज़ उनके दिमाग पर असरअंदाज होता है। सो उनको अच्छी ज़िंदगी के लिए अच्छा इंसान, एनर्जी वाला इंसान बनाने के लिए, पुरएतमाद और पुरयकीन एक खूबसूरत इंसान बनाने के लिए आपको अपने हिस्से का काम करना सीखना चाहिए, और फिर आप अपनी बेस्ट प्रैक्टिसेस के साथ उन्हें मुतासर कर सकते हैं और उन पर अच्छी ज़िंदगी के असरात छोड़ सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत बात की आपने मोहसिन साहब। यानी मैंने बहुत सारे बच्चों को मसाइल में घिरे सिर्फ इस वजह से ही देखा, जब आप उनको कोई भी अच्छा काम करने पे एक्नॉलेज नहीं कर रहे होते, बल्कि आप उनको तनकीद और एक शक की नज़र से देख रहे होते हैं। और बच्चा जब अपने आप को प्रूव करने की कोशिश कर करके थक जाता है तो फिर उसकी एक जंग है जो अपने साथ शुरू हो जाती है, जिसमें मैंने अक्सर बच्चों को देखा कि वो अक्सर ये डायलॉग करते हैं कि अच्छा मुझे नहीं समझ आती कि मैं अपनी वालदा को कैसे खुश करूं या वालिद को कैसे खुश करूं। तो खुश करना उनकी ज़िम्मेदारी नहीं है। हाँ, अलबत्ता इट शुड बी विन विन। अगर दे आर डूइंग समथिंग गुड तो उसको अप्रिशिएट करें, एक्नॉलेज करें, और उसके बाद वो अनमोल माँ और अनमोल बाप, इसीलिए हम रिकमेंड करते हैं कि प्लीज़ ज़रूर पढ़ लें, जिसमें वो कहते हैं कि अनमोल शाबाश ज़रूर दें आप, और अगर आपको लगता है कि काम नहीं हुआ तो फिर अनमोल नज़र सानी की दरख्वास्त करें कि बेटा रिव्यू इट, रीविजिट इट, दोबारा से कर लेते हैं। क्योंकि जैसे हम सब के लिए भी, अभी हम थोड़ी देर पहले यही बात कर रहे थे कि मुश्किल क्यों है हमें साइंटिफिक अप्रोच को फॉलो करना, कॉमन सेंस को फॉलो करना क्यों बहुत आसान है। उसकी वजह हमारे वो पैटर्न्स ही तो हैं जो कि बड़ी जल्दी से जहन हमें कोई 10 ऐसे वेज बता देता है जो ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड हैं, और जिसमें से 9 जो हैं वो 100% गलत हैं, लेकिन हम भागते हुए वो करते हैं। उसकी रीज़न ये है क्योंकि वो आसान है, वो हमारा कंफर्ट जोन है। अगर हम उसमें चेंज का अमल लेके आएंगे तो हमें डिस्कम्फर्ट का एहसास होगा। तो बच्चों के अंदर भी ऐसा ही है। हर शख्स को बुनियादी तौर पे मोहसिन साहब जो सुकून, उसका कंफर्ट, सहल पसंदी, ये बड़ी पसंद है। ज़िंदगी तो इसी से आगे शुरू होती है। यानी जब आप अपनी सहल पसंदी से बाहर निकल के चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए कुछ नया करते हैं और फिर उसमें मज़ा आना शुरू हो जाता है आपको। असल बात तो वो है। तो समर्स वेकेशंस में आपने अभी बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात की, जो कि गोल्डन, वो कहते हैं ना, सुनहरे हरूफ में लिखने वाली बातचीत है कि एक छोटा सा एक टाइम ज़रूर मुख्तस करें जिसमें कि नो यूज़ ऑफ एनी मीडिया या फ़ोन होना चाहिए, एनी गैजेट होना चाहिए। तो ये कोई बहुत मुश्किल नहीं है। कोई भी काम, कारोबार ऐसा नहीं जिसमें से आपके 30 मिनट की ब्रेक नहीं ले सकते हैं। आप ब्रेक ले लें और आप ये बताएं कि हाँ, ये जो टाइम है ये ख़ास तौर पे हमारा टाइम है जिसमें वी कैन सिट एंड टॉक। लेकिन क्योंकि कहीं ना कहीं पे बच्चों से ज़्यादा मसाइल बड़ों में हैं, बड़ों ने ये स्केप ढूंढ लिया है कि बजाय कि वो बेतहाशा की सवालात, फरमाइशें, कोई बहस, कोई बातचीत, वो हमें उसमें इंडल्ज होना पड़े। बेहतर है कि अपना अपना गैजेट पकड़ो और साइड पे बैठ जाओ। और उसके जवाब में जब बच्चे डिपेंडेंट होते हैं तो फिर बहुत सारी अहम बातचीत भी मिसिंग होना शुरू हो जाती है, जिससे फिर फैमिलीज़ को कंसर्न होता है। तो वो तो होगा अगर आप खुद उस पर फुल स्टॉप मार्क नहीं करेंगे। बेहतरीन बात की आपने, बहुत 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 ही अहम बात, कि अगर आप खुद उस पर यानी कुछ अमली तौर पे कुछ करेंगे नहीं तो फिर क्या होगा कि फिर तो यही होगा, यानी बगैर कोई एफर्ट किए मुख्तलिफ नतीजा कैसे निकल सकता है? सिर्फ बातों से नहीं निकल सकता। यानी मैंने अक्सर मियाँ बीवी को भी झगड़ते हुए मोहसिन साहब सालों में मैंने देखा कि झगड़ते झगड़ते में ताल्लुक़ ख़राब मज़ीद हो जाता है, लेकिन दोनों ख़ुद को तब्दील नहीं करते। अच्छा, उसका असर बच्चों पे भी आ रहा होता है, पूरे घर पे आ रहा होता है, लेकिन दोनों एक जंग जीतना चाह रहे होते हैं। जबकि जंग जो है वो आपको पता है कि फिर जो इट्स नॉट कमिंग फ्रॉम ह्यूमन ब्रेन, ये तो एनिमल ब्रेन से आ रहा होता है ना। आपका जो जीत का एलिमेंट है, जंग का एलिमेंट जो है,
तो उसमें कोई भी बेहतरी कैसे आएगी? लेकिन दोनों लड़ते हुए ये सोच रहे होते हैं कि हम चाहते हैं कि बेहतर हो जाए ये बंदा, जी। तो अगला बेहतर नहीं होगा बल्कि वो और बुरा हो जाएगा। सही बात। एक जो मेरे मुशाहिदे में चीज़ आई है इस सारे अरसे के दौरान, वो ये है कि कुछ ट्रेंड हम अपने हाथों सेट कर देते हैं। मसलन नाराज़ होने वाले को कोई दूसरा जो मनाता है, तो ये भी फिर घरों में एक ट्रेंड बन जाता है कि भी जब उसने रूठना या नाराज़ होना है तो इसने मनाना है, और फिर इसी चीज़ का रिपीट टेलीकास्ट होता रहता है। इसी तरह से कुछ भी जो होता है उसी के बार बार रिप्लेस जो हैं वो चलते रहते हैं। तो अगर किसी रिश्ते के अंदर एक फ़र्द ही कोशिश करता रहेगा ना, तो उसमें उसके अंदर काफ़ी कमज़ोरी पैदा होती चली जाएगी। ये दो तरफ़ा कोशिशें चाहिए, यानी कोई भी ताल्लुक़ वास्ता है, रिश्ता है, उसके अंदर एक बंदा कोशिश करते करते थक सकता है, थक जाएगा। तो हमें अगर किसी को रिश्ते को खूबसूरत बनाना है तो किसी एक पर बोझ नहीं डाल देना। ये इससे भी थोड़ा बेनियाज़ी इख्तियार करनी पड़ेगी कि अगर फ़र्ज़ करें कि हमने किसी के बारे में इमेज कायम किया कि हमेशा ये गलती करता है, चुनाचे अब यही करता रहे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो एफ़र्ट करता रहे और गलती भी करता रहे। यानी पहले वो गलती करे, फिर वो मनाए, फिर गलती करे, फिर मनाए। तो हमें इस बारे में संजीदगी के साथ कोई वाज़े और क्लियर कोशिश करनी चाहिए कि जिस गलती से आपके आपस के ताल्लुकात ख़राब हो रहे हैं, उस गलती को एड्रेस किया जाए। समझ में नहीं आ रहा तो जिन्होंने उस मसले को हल किया है उनको देखा जाए, उनको सुना जाए, उनको जाना जाए। अगर ऐसी मिसालें भी नहीं मिल रही तो कोई शर्म की बात नहीं है प्रोफेशनल हेल्प लेना। फिर प्रोफेशनल से जो इस फील्ड के माहिरीन हैं, तजर्बा रखते हैं, इल्म रखते हैं, उनसे मशवरा कर लिया जाए। बच्चों के मामलात हों या बड़ों के मामलात हों, दोनों में एक जो बहुत बढ़ती हुई ज़रूरत है वो साइकोलॉजी की अंडरस्टैंडिंग है। ये इंसान से ताल्लुक़ में, यानी घर हों या दफातर हों या कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ हों या फिर सोसाइटी का कोई भी ऐसा एरिया जहाँ एक इंसान दूसरे इंसान से कनेक्ट होता है, तो वहाँ साइकोलॉजी इन्वॉल्व हो जाती है। और साइकोलॉजी जो है वो एक्चुअली काउंसलिंग यानी बेहतर ज़िंदगी का पैगाम भी उसमें से निकलता है और उसी से नेगेटिव प्रोग्रामिंग भी हो रही होती है। यानी कि आप समझें कि कुछ ऐसे ख्यालात भी हैं जो एंटी काउंसलिंग कर रहे होते हैं। यानी ये जो बात है ना, ये बात दूसरे के अंदर नेगेटिव ख्यालात भी पैदा कर सकती है और अच्छे ख्यालात भी पैदा कर सकती है। इसकी हिफाजत बड़ी ज़रूरी है। यानी अगर कहने वाला बात करे लेकिन उस बात का नतीजा नेगेटिव है तो फिर इस पर काम करने की ज़रूरत होगी कि वो नतीजा जो है वो ठीक होना शुरू हो, यानी कि बात का ठीक होना शुरू हो। तो बात का नतीजा, इस पर ज़रूर तवज्जो रखनी चाहिए, गौर करना चाहिए कि कुछ करने या कुछ कहने का आउटकम क्या सामने आ रहा है। अच्छा, अभी आपने एक बड़ी खूबसूरत बात की है कि बच्चे हों या बड़े, उन्हें नफ्सियात के बारे में ज़रूर इल्म होना चाहिए और अपने मसाइल को समझना चाहिए। यानी मुझे तो लगता है मोहसिन साहब, ये हम तो फिर भी बहुत पीछे हैं इस मामले में। दुनिया में अगर आप देखें तो बहुत छोटी सी एज में ही जो साइकोलॉजिकल हेल्थ है उसकी अवेयरनेस दी जानी शुरू हो जाती है और बड़ा कंफर्टेबली लोग बात करते हैं कि मैं स्ट्रेस्ड अप हूँ या ये एंग्जाइटी है या ये एग्जामिनेशन एंग्जाइटी है या रिलेशनशिप इश्यूज़ हैं। हमारे यहाँ पे आज के दौर में भी इतना मतलब मॉडर्न दौर है हमारा, जब AI है और हम ChatGPT की बात कर रहे हैं। आप देखें कि गैजेट्स देख लें, बेस्ट ऑफ द बेस्ट फ़ोन्स हैं हमारे पास, हर लेटेस्ट जो मॉडल की कार गाड़ी हमारे पास हो, हमें ख्वाहिश होती है हमारे पास। लेकिन इतने मॉडर्न दौर में भी जब हम किसी को भी कोई हल्का सा भी ऐसा मशवरा देते हैं ना कि आपके मूड के चैलेंजेस हैं, तो मैंने देखा है कि फ़ौरन से जवाब आता है कि ये मूड के चैलेंज नहीं है, ये फलाने बंदे की रवैये की वजह से, और मूड ऑफ भी हो जाता है। हाँ। और डिनाइल पक्का बोलता है और फौरन एक डिफेंस मैकेनिज्म ऑन हो जाता है, जिसके बाद ऐसा लगता है मतलब बंदे को जो मशवरा दे ही रहा होता है बेचारा कि उसने कोई बहुत बड़ा जुर्म कर दिया है, वो गिल्टी सा फील करना शुरू कर देता है। तो जब हम इस माइंडसेट के साथ ऑपरेट करते रहेंगे ना तो हमारे जो मसाइल हैं वो कम नहीं होंगे, वो बढ़ेंगे, क्योंकि दौर ऐसा है जिसमें बच्चों के चैलेंजेस और हैं। यानी आप बात करें हैं मिलेनियल्स या एक्स की, और बच्चे आपके जेनज़िस या अल्फ़ा जनरेशन हैं जिनकी आँख ही एक
आईटी के दौर में खुली है और दिस अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन बोथ जनरेशन्स। और उसमें अगर आपको ये लगता है कि मेरे मूड की ख़राबी बच्चा है या शौहर है या बीवी है और प्रॉब्लम आपका सीरियस कोई साइकोलॉजिकल इशू है और आप उस पर हेल्प नहीं ले रही हैं तो वो वर्स हो जाएगा। यानी हम तो रूटीन में ऐसे केसेस देखते हैं। तो पहले तो ये जो टैबूज है ना, इनको ब्रेक करना, एक्सेप्टेंस, और ये मोहसिन साहब तभी पॉसिबल होता है जब हम अप टू डेट रहते हैं। जी जी। रिसर्चेस पढ़ना, गूगल करना, पॉडकास्ट सुनना, लेक्चर्स, चीज़ें, अपने इश्यूज़ के बारे में लिख के बात करना जी। तो उससे मैंने देखा है कि लोगों का डिनाइल काफ़ी हद तक ब्रेक होता है। जी जी जी, बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत अहम आपने पहलू को उजागर किया है। अगर मैं पिछले 40 साल को देखूं तो जो हमारा बचपन था वो उन देवमालाई कहानियों और ऐसी कुछ जो टीवी सीरियल होते थे जैसे अलिफ लैला, तो इस तरह की चीज़ों को देखते हुए हम चौंकते होते थे, हैरान होते थे कि भाई ये कैसे हो सकता है, जिसमें पलक झपकते कुछ हो जाता था। कोई उड़न कालीन पे बैठा हुआ हमें कहीं जाता हुआ दिखाई देता था, या कुछ ऐसी कोई बॉटल होती थी जिसमें से अचानक कोई जिन बाहर आके तो कुछ बात करता था, या और ऐसे काफ़ी काम होते थे जो हम अलिफ लैला जैसे मुख्तलिफ प्रोग्राम जिनका हम इंतज़ार किया करते थे तो उसमें देखते थे। आज यानी इतने बरस बीत जाने के बाद आज का जो बच्चा है वो भी अपने इर्द गिर्द ऐसे ही हैरान कुन चीज़ें देख रहा है, पर वो हैरान नहीं हो रहा। ये हैरान ज़्यादा वो होता है जिसने बचपन में वो चीज़ें किसी कहानी में पढ़ी, किसी ड्रामे में देखी, या किसी तस्वुराती ख़यालाती अंदाज से उनके बारे में जाना, यानी ये सोचा कि ये नहीं हो रहा और हैरान होने के लिए, चौंकाने के लिए उसको वो चीज़ दिखाई जा रही थी या सुनाई जा रही थी, जैसे कहानियाँ नानी अम्मा दादी अम्मा सुनाते थे। लेकिन आज के बच्चे ने देखा है, उसकी आँख ही जो खुली है वो AI के दौर में खुली है। जी जी। तो आज के बच्चे को वो जो बग़ैर मेहनत के एकदम से नतीजा खेजियाँ देखने का मौका मिलता है, उसके लिए ये हैरान कुन उतना नहीं है जी। यानी वो जब चाहता है कोई आवाज़ तब्दील कर लेता है, यानी कोई रिकॉर्डिंग है उसके पास तो उसके अंदर क्या अमेंडमेंट्स करनी है ये उसके लिए चंद सेकंड्स का काम है। कुछ लिखना है तो ये लिखने के लिए भी मेहनत की ज़रूरत नहीं है, किसी छोटे से प्रोसेस से उसके अंदर ये बड़ी आसानी से नतीजा उसको मिल जाता है। लिहाजा जो अहम नुक्ता है वो ये समझने की ज़रूरत है कि आज ये जो आसानियाँ हैं ये उन लोगों के लिए तो बहुत वैल्यूएबल हैं जिन्होंने इन आसानियों के बग़ैर भी ज़िंदगी का हिस्सा गुजारा है जी। लेकिन जिन बच्चों की परवरिश इसी दौर में हो रही है ना, जिनको बग़ैर मेहनत किए ये बड़े नताइज मिल रहे हैं, तो उनके अंदर कहीं ये रवैया ना डेवलप हो जाए कि कुछ करने के लिए मेहनत की ज़रूरत नहीं होती, और हर वक्त एक्साइटमेंट की चाह जो उनके अंदर नज़र आ रही है, वो चाहते हैं कि पल भर में, आपने देखा होगा कि इम्पल्सिविटी एक वबा बन के फैल गई है। यानी हर वक्त लोग चाहते हैं कि जो उनके अंदर ख्वाहिश पैदा हुई फ़ौरन से वो बात पूरी हो जाए, जल्दी से, नतीजा कुछ भी हो। तो बच्चों के अंदर जो छोटे बच्चे हैं यानी 10 साल से लेके और कोई 18 साल वाली ये जो एज है, इसके अंदर हम देखते हैं कि उन बच्चों के अंदर तेज़ी, जल्दी, फौरी, अभी बल्कि अभी के अभी वो चाहते हैं कि वो चीज़ हो जाए। तो इस चीज़ में पर काफ़ी तवज्जो देने की ज़रूरत है। अगर हम तकरीबन 15 या 20 साल बाद वाले अपने उस बच्चे का मुस्तकबिल अच्छा देखना चाहते हैं, उसके लिए आज उन पर काफ़ी काम करने की ज़रूरत है। बहुत खूबसूरत बात मोहसिन साहब, बेहतरीन बात आपने भी की है कि हमें बेसिकली में वो जो 7 हैबिट्स का भी तो यही खूबसूरती है ना कि यू हैव टू बी प्रोएक्टिव। जी, आप अपनी जिम्मेदारी ले लें जी, और उसके बाद आगे आप देखें तो बिगिन विद द एंड इन माइंड, पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट। यानी पूरा ही अगर आप देखें तो जैसे मोतियों की एक लड़ी नहीं पिरोई जाती है, एक से बढ़ के एक बेस्ट वो प्रिंसिपल, हाँ बिल्कुल शेयर करते हैं उसके अंदर। यानी आप देखें कि 7 बिलीव्स हैं, वर्केबल बिलीव्स हैं, जिनको अगर आप अडॉप्ट कर लें तो उसमें जो कॉमन सेंस आपने पहले से रखी हुई है ना, ये उनकी बड़ी खूबसूरती से जगह ले सकते हैं। बेहतरीन यानी कॉमन सेंस ये कहती है कि मेरी जिम्मेदारी नहीं है घर का माहौल ठीक करना, घर का माहौल ठीक करना जिम्मेदारी है मेरे शौहर की या मेरी बीवी की, जबकि
वर्केबल बिलीफ ये है, यू हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर मूड। आप अपने रवैये, अपने मूड, अपने काम, अपने जो आपका तरीक़ेकार है, आप उसकी जिम्मेदारी तो लेंगे ना जी, वो कोई और नहीं लेगा। जी, पहले नंबर पे पहली चीज़ रखें, आप हमेशा आखिर सोच के ज़हन पे रखें, विन विन रहें। जब जहाँ जंगों की बात होती है वो विन विन तो नहीं हुआ ना, वो तो लूज़ विन होता है जी। या विन लूज़ होता है। जी। तो ज़रूर मेरा ख्याल है कि हम जाते जाते 7 हैबिट्स पे भी ज़रूर बात करें कि ज़रूर पढ़ें इसको टाइम निकाल के। एग्जैक्टली 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफ़ेक्टिव पीपल की बात हो रही है, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफ़ेक्टिव टीन्स की बात हो रही है, और 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफ़ेक्टिव किड्स की बात भी हो रही है। तो तीनों किताबें और 7 हैबिट्स की पूरी सीरीज़ और फिर 8th हैबिट, ये सब कुछ बहुत ही पढ़ने से ताल्लुक़ रखता है। कभी कभी मिलने वाले ज़्यादा क्वालिटी टाइम बिताते हैं आपस में। ये जो कभी कभी की मुलाकात है, इसमें हम देखते हैं कि वैल्यू बड़ी होती है एक दूसरे की। जो कभी मिलता है साल में 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, 4 दफ़ा, ये डिस्टेंट होता है, पर इसके साथ जो हमारा गुजारा हुआ वक्त है वो बहुत अच्छा होता है। तो इसके पीछे जो वजह नज़र आती है वो उन बहुत सारे गैर ज़रूरी जज्बात का छन जाना भी है, जो एक साथ रहते हुए हम हर जज्बे को, हर बात को दूसरे पर मुसल्लत भी करना चाहते हैं, उस पर ज़ाहिर भी कर रहे होते हैं और उसे अपने मुताबिक भी चलाना चाह रहे होते हैं। जबकि कोई जो कभी कभी हमें मिलता है उसके लिए हम अपनी सोचों में उसको रखे होते हैं, और हम सोचते हैं कि जब वो मिलेगा तो हम उससे ये बात यूं करेंगे, यानी हम उसकी एक तस्वुराती तैयारी कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो कभी कभी मिलने वाला है उससे हमारी लड़ाइयाँ भी नहीं होती। जो कभी कभी मिलने वाला है उससे प्यार का इजहार भी ज़्यादा होता है। जो कभी कभी मिलने वाला है उससे क्वालिटी टाइम भी बहुत ज़्यादा होता है। हालांकि जिनके साथ क्वांटिटी मुलाकातों की ज़्यादा है उनके साथ मुलाकातें इतनी अच्छी बाज़-औक़ात नहीं हो रही होती। अगर हम इसी चीज़ को सीख लें कि ये जो फासले हैं ये जब नज़दीकियों में बदलते हैं, तो जो एरर्स आते हैं अगर उन्हें पहचान लें तो हम अपने पास रहने वाले से भी बहुत अच्छी क्वालिटी की मुलाकात कर सकते हैं। बिल्कुल। इजाज़त चाहते हैं इसी आज की मुलाकात पर, बात पर, और आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह अगले सैटरडे को। और आज शाम यू आस्क फॉर इट में आपसे मुलाकात होगी डॉक्टर सदाकत अली साहब की, जो कि इस विलिंग वेज के ना सिर्फ सरबराह हैं बल्कि हमारे हम सब के मेंटोर भी हैं। बहुत ज़बरदस्त हिकमत और दानाई, विज़डम और उनकी एक एक बात में जो गहराई और गिराई है वो इंसानी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए, बका के लिए और इस्लाह के लिए बहुत ही बेहतरीन है। तो उनकी गुफ्तगू आज शाम मिस नहीं कीजिएगा। हम सब भी देखते हैं, आप भी यकीनन उसका इंतज़ार भी करते हैं उस शो का, और उसका हिस्सा भी ज़रूर बनते रहिए। इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह आमीन। नासिर, अल्लाह हाफ़िज़।